जय हनुमान। इस वीडियो में देखते हैं इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे थे। तो अभी तक मेकिंग देख लिए, अब हम लोग इसको इनेक्ट करेंगे, कैसे ये लागू किया गया, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो भी देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो पहली बात तो इनेक्टमेंट से शुरू करते हैं, कैसे इसको इनेक्ट किया गया। तो भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो नवंबर 4, 1948, 4 नवंबर 1948 को पहली बार इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद जो क्या हुआ कि फर्स्ट रीडिंग इसको कहा जाता है। फर्स्ट रीडिंग चला 5 डेज तक, मतलब जनरल डिस्कशन चला इस पर 5 डेज। उसके बाद 9 नवंबर तक हो गया ये। उसके बाद 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ सेकेंड रीडिंग, मतलब डिटेल में एक एक क्लॉज पे डिस्कशन करना, डिटेल में उस पर डिस्कस करना, इस तरीके से शुरू किया गया 15 नवंबर 1948 से। और ये ख़त्म हुआ, बहुत लंबा चला, लगभग आप मान लो 1 साल लगभग चला, नवंबर 1948 से लेके अक्टूबर 1949 तक ये सेकेंड रीडिंग चला, क्लाउज बाय क्लाउज। और इस स्टेज पे 2473 अमेंडमेंट हुए, लगभग 2473 अमेंडमेंट हुए। और उसके बाद जो है थर्ड रीडिंग जो स्टार्ट हुआ 14 नवंबर 1949। और जो थर्ड रीडिंग से स्टार्ट हुआ उसमें भीमराव अम्बेडकर ने ये प्रपोजल रखा था कि अगर ये मोशन उन्होंने रखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी जो डिस्कशन के बाद सेटल हो जाए तो इसको फाइनली मान लिया जाएगा, सब लोग सिग्नेचर कर देंगे। तो थर्ड रीडिंग 14 नवंबर से शुरू हुआ और जल्दी ही कंप्लीट हो गया, वो 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ थर्ड रीडिंग। और सभी लोग एग्रीमेंट के साथ सभी लोग सिग्नेचर किए, जितने भी लोग थे उसमें 200 कितने थे, 299, 299 जो मेंबर थे उसमें से 284 लोग उस समय प्रेजेंट थे वहाँ पे। 15 लोग गायब थे, पता नहीं वो कहाँ थे, डेथ हो गया था या फिर कहाँ थे पता नहीं, बुक में तो नहीं लिखा हुआ ये। मतलब 299 से 284 लोग उसमें सिग्नेचर किए होते हैं 26 नवंबर को, जो थर्ड रीडिंग कंप्लीट हो गया। तो ये लोग सिग्नेचर किए और इसी के साथ फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एडॉप्टेड इनेक्टेड टू देमसेल्फ, पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड इनेक्टेड एंड गेव टू देमसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये 26 नवंबर को एक्सेप्ट किया गया। और जो ये जो फाइनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था फाइनल उस दिन जो बन के तैयार हुआ, उसमें क्या थे 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। ठीक है। उसके बाद जो B.R. अम्बेडकर जो थे वो लॉ मिनिस्टर भी थे, वो उनको बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। वो बहुत ही लॉजिकल, फोर्सफुल और परसुएसिव आर्गूमेंट देते थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे SC कैटेगरी लोगों का। और एक और बात ये है कि इनका कहानी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो शुरू में बना था ना, कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, तो नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। लेकिन बाद में जो मुस्लिम लीग जो अलग हो गया 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन प्लान आया और डिवाइड कर दिया इंडिया को, पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान में जो एरिया चला गया उसके मेंबर जो हैं वो गायब हो गए, अपना सीट उनका ख़त्म हो गया। तो उसमें बंगाल था, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब जो एरिया थे, तो बंगाल से ही थे अम्बेडकर जी, B.R. अम्बेडकर बंगाल से, उनका भी सीट ख़त्म हो गया क्योंकि बंगाल का जो है पाकिस्तान में जो चला गया तो बंगाल का सीट ख़त्म। तो इनको फिर से लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बॉम्बे से इन्होंने इलेक्शन जीता, तब फिर जीत करके वो आए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नहीं तो यही चीज़ है।
ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं बता दिया हूँ वैसे। तो मॉडर्न मनून को कहा जाता है। तो अब देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इसको इनेक्टमेंट हम लोगों ने देख लिया, कैसे इनेक्ट किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया अपने आप को। अब इसको इम्प्लीमेंट करना जो इनेक्टमेंट कहते हैं वह इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट में क्या होगा कि जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे, सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस कुछ थे, उन सब को 26 नवंबर को जिस दिन सिग्नेचर हुआ 26 नवंबर को ही मान लिया गया, 26 नवंबर 1950। उस दिन ये मतलब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया, इन्फोर्स हो गया वो। बाकी जो कुछ रिमेनिंग थे बचे हुए वो 26 जनवरी के लिए बचा के रखा गया था। मेजर पार्ट जो था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और क्यों बचा कर रखा गया था, हिस्टोरिकल रीज़न इसका है कि पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन में नेहरू जी ने बोला था, दिसंबर 1929 लाहौर सेशन में बोला था कि पूर्ण स्वराज का हम लोग घोषणा करते हैं। और 26 जनवरी को डेट रखा था 1930 में, अगले साल ही 1930 26 जनवरी को झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था कि हम मिल गया, हम लोग जीत गए, पूर्ण स्वराज मिल गया। तो वो जो सपना था हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उसको रियलिटी बना 26 जनवरी 1950 को। कितने सालों बाद? एग्जैक्टली 20 साल बाद। क्या बात है, अमेजिंग। सपने देखो, सपने सच होते हैं। नेहरू जी ने सीक्रेट वाला फार्मूला लगा दिया था, सीक्रेट में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नेहरू जी ने पहले ही मान लिया कि हम लोग पूर्ण स्वराज मिल गया है। 1930 26 जनवरी को सेलिब्रेट भी कर लिया और 20 साल बाद वो रियलिटी हुआ और रियलिटी के साथ वो खुद प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो इट इज़ अमेजिंग स्टोरी। तो अब देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ द 26 जनवरी को लागू होने पे क्या हुआ। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो जो एक्ट था 1947 का 15 अगस्त वाला इंडिपेंडेंस एक्ट ख़त्म हो गया। बाकी जितने भी एक्ट थे 1935 वाले सब ख़त्म। कुछ एक्ट जो थे वो रह गए थे, वो आप जानते हैं अभी भी हैं। IPCC एक्ट अंग्रेज़ों के ज़माने के, लेकिन ये फ्रीडम है कि जब चाहे इंडिया उसको हटा सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है। लेकिन बहुत से कुछ लॉ हैं जिसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अभी भी गवर्नमेंट को लगता है कि अभी भी वो रेलिवेंट हैं, इसलिए उनको अभी भी रखा गया है। तो ये हो गया। कुछ है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। प्रोविजनल असेंबली के जो मेंबर थे वही लोग तो इलेक्ट किए थे उसको, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज बेस पे भी नहीं था। इसलिए कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था। लेकिन इसको हम लोग सही नहीं मानते हैं, गलत है ये। क्योंकि जितने भी मेजर ऑल द सेक्शन ऑफ द इंडिया उसमें रिप्रेजेंट थे, सभी धर्म के, सभी वुमेंस भी थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, सभी लोग थे। जितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज सभी सेक्शन के लोग थे। फिर दूसरा क्रिटिसिज्म होता है नॉट अ सोवरेन बॉडी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे ये बना हुआ था, जो सोवरेन नहीं हुआ। तो ये भी कुछ सही नहीं है। प्रपोजल पे बना हुआ था लेकिन ब्रिटिश कोई इंटरफेयर करता नहीं था, अपने सोवरेनिटी के द्वारा ही ये बनाया गया। तो क्रिटिसिज्म लेकिन है, तो भाई देख ले रहे हैं इसको। तीसरा टाइम कंज्यूमिंग, लोग बोलते हैं तो ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, इसको मान लेते हैं चलो। क्योंकि बाकी जो कंट्री हैं वो बहुत जल्दी बना लिए थे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स शायद 4 महीने में बना लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का तो है ही नहीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से 4 महीने में ब्रिटिश बना लिया था। और हम लोग कितना लगा भाई, 3 साल, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो 3 साल से 12 दिन ही तो कम रह गया, 12 दिन और जोड़ दो, 3 साल हो जाएगा। तो इसको कुछ लोग टाइम कंज्यूमिंग क्रिटिसाइज करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसको ड्रिफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को क्रिटिसाइज करके मजाक बना के ड्रिफ्टिंग कमेटी, जैसे कोई चीज़ ड्रिफ्ट करता है ना, धीरे धीरे खसकता है, रेंगने वाला। तो ये तीसरा मान लेते हैं सही है। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग, अब अमेरिका का सिचुएशन अलग है। अमेरिका में उतना डाइवर्सिटी नहीं है जितना इंडिया में है। इंडिया में हर एक सेक्शन को लेके चलना था। SC ST लैंग्वेज कितने लिंग्विस्टिक बेसिस पे है,
तो देश में इतने सारे डाइवर्सिटी हैं, इन अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अमेरिका 4 महीने बना लिया, वहाँ पे नहीं है उतना डाइवर्सिटी, बनाना ईजी है। हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, तो बनाने में टाइम लगा इसलिए। फोर्थ, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो ये तो सही है कि क्रिटिक्स लोग ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए डोमिनेटेड था। ग्रेनविल आइंस्टीन जो थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, वो भी कहते हैं कि वन पार्टी बॉडी था। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया, इस तरीके से उन्होंने बोला था ग्रेनविल आइंस्टीन। इसी को इंदिरा गांधी ने बोला था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इस टाइप के। तो ठीक है, कांग्रेस डोमिनेटेड था, लेकिन उसमें पार्टी भी तो और कोई था नहीं ज़्यादा। कांग्रेस डोमिनेटेड था। गांधी जी ने बोला था इसको हटा दिया जाए, तो अपना लक्ष्य पा लिया, लेकिन बना रह गया, पॉपुलरिटी मिल गया। फ्रीडम फाइटर इसी पार्टी से ज़्यादा लोग थे। ठीक है, ये भी क्रिटिसिज्म मान लेते हैं। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, लॉयर और पॉलिटिशियन का डोमिनेशन ज़्यादा था उसमें, ये भी बात सही मान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लीडर जो हुआ करते थे ना, लॉयर हुआ करते थे। अब देख लो, नेहरू जी, जिन्ना, गांधी जी, सभी लोग तो लॉयर ही थे। उस समय क्या था कि लॉयर एक बहुत बड़ा मतलब माना जाता था, कि ज़बरदस्त अमेजिंग चीज़ माना जाता था। मतलब वहीं आईएएस के बराबर माना जाता था। तो सभी लोग वहीं कर लेते थे लॉयर। और कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गया है, इसका भी जो कारण बताया जाता है कि लॉयर जो वकील लोगों के द्वारा डोमिनेटेड था, इसी की वजह से कॉम्प्लिकेटेड बन गया वो, क्योंकि उनका लैंग्वेज होता ही है कॉम्प्लिकेटेड। फिर सिक्स क्रिटिसिज्म है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इट इज़ अ बॉडी ऑफ हिंदूज, एक ही कम्युनिटी रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये कुछ ज़्यादा सही नहीं लगता है क्रिटिसिज्म, क्योंकि अब ऐसे कोई असेंबली नहीं बनता है ना कि सबको बराबर बराबर। उसमें तो मुस्लिम भी थे, सभी धर्म के लोग थे, हम लोग जानते हैं। लेकिन अब मेजॉरिटी जो हिंदू का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि नेचुरली वहाँ भी ज़्यादा हो ही जाएंगे वो। अब ऐसा तो नहीं है कि 80% हिंदू हैं तो वहाँ पे उनको 20% में रख दिया जाए। 80% हैं तो टोटल सीट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 80% तो होना चाहिए, तो वैसे थे। तो डोमिनेटेड मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसीलिए थे क्योंकि रियलिटी में भी वो मेजॉरिटी में है, तो इसलिए रिफ्लेक्ट वहाँ भी हो जाता है। अभी भी आप देख लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी एमपी हैं, अभी भी मेजॉरिटी हिंदू ही हैं, क्योंकि देश में ही जब मेजॉरिटी है तो रिफ्लेक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अब 20% मुस्लिम है तो 80% रिप्रेजेंटेशन उनका हो जाए हिंदुओं के बराबर, ये तो संभव है, प्रैक्टिकली नहीं है ये। तो ये 6 तरीके का क्रिटिसिज्म हो गया। तो यहाँ ख़त्म होता है अपना मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं समझो कि 3 घंटे में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब अभी बैठे बैठे कंटिन्यू बना दिया। फिर तीसरा शुरू करेंगे। तीसरा टॉपिक नहीं, 3 टॉपिक अभी हम लोग का हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक मैं चूज़ करता हूँ। सोच रहा हूँ अभी सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग, ऐसे कुछ लेता हूँ अभी। तो मित्रों, फ्रेंड, सभी लोग, आप लोग विश्वास बनाए रखें कि पूरे इस वीडियो में कवर किया जाएगा। कोई मिस्टेक तो कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 99.99% एक्यूरेसी का गारंटी मैं देता हूँ। आप पूरे भरोसा ऑथेंटिक रूप से इसको मान सकते हैं। और कवरेज, फुल कवरेज किया जाएगा। कल मैंने 13-14 वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, आज मैं 20 करने के मूड में हूँ। अभी तो 6-7-8 कर दिया शायद, तो 20 वीडियो तो रोज़ अपलोड होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी शुरू किया है तो अभी स्पीड बना रहा हूँ, थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, और पूरा कंप्लीट कवरेज होगा। और जितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, अब के टेक्स्ट पढ़ने में बोरिंग लगता है, टेक्स्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। वीडियो है, आप यूट्यूब का भी खोल के कहीं घूम रहे हो, सो करके, लेट करके देख सकते हो। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है कि आदमी खुद बोल रहा है, आपको देख रहा है, तो इससे बेनिफिट तो है।
इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अगर टेक्स्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप इससे पढ़ सकते हो, या फिर दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, कभी उससे देख लिया फिर वीडियो देख लिया। ओके, गुड बाय, जय हनुमान, जय माँ सरस्वती, बाय बाय।